नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा है इजराइल और ईरान का। यहाँ इजराइल और ईरान का जो टकराव है काफ़ी बड़े रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यानी कि अब जो है ये युद्ध जो है काफ़ी बड़े लेवल पहुंच गया है। यानी कि यूक्रेन और रसिया जिस तरह से आज सालों से लड़ रहे हैं, इस तरह से जो है ईरान और इजराइल का जो वार है, इसके ऊपर अब पूरी दुनिया पर नजर लग गई है। इजराइल के पास परमाणु हथियार है, ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहती है, लेकिन अमेरिका इसे रोकना चाहती है। तो आज का हमारा सवाल ये है कि आखिर में अमेरिका क्या चाहती है, इजराइल क्या चाहती है और ईरान क्या करना चाहता है। और इन सब के बैकग्राउंड में पाकिस्तान, चाइना और भी बड़े बड़े कंट्रीज जो है अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। खासकर हमारे देश भारत देश भी इसके ऊपर काफ़ी नज़र गड़ाए हुआ है। इसमें व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, शेयर बाजार पर असर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में और क्या क्या हो सकता है, इस पर जो है आज हमारा चर्चा का विषय है। हमारा विषय यही है कि आखिर में तीनों देश, खासकर अमेरिका, ईरान और इजराइल, दोनों की जो इस तरह से आज स्थिति बनी हुई है, तीनों चाहते क्या है, क्यों ईरान के ऊपर लगाम लगाया जा रहा है, ये सबसे कठिन विषय है। यही हमारे साथ में विवेक जोशी जी सीनियर एडवोकेट हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने काफ़ी एनालिसिस किया हुआ है वर्ल्ड के ऊपर, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में इसका जो आगे का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अभी इस समय देखा जाए तो इजराइल और ईरान दोनों का जो वार की स्थिति है काफ़ी गंभीर बनी हुई है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस नज़र से आप देख रहे हैं? सर, आपने काफ़ी रिसर्च किया अभी आपने। आखिर में ईरान के ऊपर लगाम क्यों लगाया जा रहा है? परमाणु हथियार बनाना चाहता है, उसको इजराइल नष्ट कर दे रहा है, उनके हथियार जो सामग्री जमा किया उसको नष्ट किया जा रहा है, और अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि ईरान जो है परमाणु हथियार संपन्न देश बने। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये जो बात है सर, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देने का कारण एक ये है कि ईरान की एक रिटर्न डॉक्ट्राइन पॉलिसी है जो ये कहती है कि जिस दिन हमारे पास परमाणु हथियार आएगा उस दिन हम सबसे पहले इजराइल को मारेंगे। उनका लिखित है, और इजराइल की तरफ से ये लिखित है कि कुछ भी हो जाए हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। अभी आप एक बात समझिए कि जैसे परमाणु हथियार बने तो इंडिया पाकिस्तान का मसला एक अलग है। बाकी अगर आप देखिए, रशिया के पास परमाणु हथियार है, अमेरिका के पास परमाणु हथियार है, चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, इंग्लैंड के पास है, जर्मनी ने अभी अपना डेवलप नहीं करा है। यानी कुल शॉर्टकट में कहे तो नाटो के पास है। नाटो के पास, हाँ कह सकते हैं, खाली फ्रांस के पास अपने हथियार है, बाकी तो किसी के पास है नहीं अभी परमाणु हथियार। तो ये परमाणु हथियार उसने, मतलब फ्रांस ने कोई जर्मनी के लिए तो बनाया नहीं। आप समझिए कि जब जो परमाणु हथियार है वो हमेशा अपने लंबे दूरी के दुश्मन के लिए बनाए जाते हैं। अगर मैंने आज मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पर हिंदुस्तान का एक परमाणु हथियार फोड़ दिया तो सर डैमेज दोनों साइड को होगा जी, पाकिस्तान में भी होगा और इंडिया में भी होगा, क्योंकि हम बिल्कुल आजू बाजू की कंट्री है। उसी तरह से ईरान का जो परमाणु हथियार है वो इराक के लिए नहीं है जो बिल्कुल आजू बाजू में लगते हुए, या पाकिस्तान का अफगानिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये लगभग उनकी टेरिटरी में ही मतलब हमला हो सकता है। तो उन्होंने, ईरान ने अगर परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश करी तो ये इजराइल स्पेसिफिक उनकी जो पॉलिसी है उसके तहत करी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने देना की परमिशन दे देता है, या ऐसी परिस्थिति बना देता है जिसमें पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता, तो क्यों वो ईरान को क्यों नहीं करने देना चाहता? मेन मुद्दा उसके सामने इजराइल का है। तो ये जो भी आपने देखा, जो मतलब ये इससे पहले जो चल रहा था, जो पीछे की परिस्थितियों में जो चल रहा था, वो ये चल रहा था कि भाई अमेरिका जाता था ईरान के पास और उनके साथ नेगोशिएशन करता था। तो उस नेगोशिएशन में पिछले 30 साल से ईरान को, देखो आज आपको ईरान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, इतनी बढ़िया कंट्री है। 30 साल से ईरान जो है लगभग रोज सैंक्शन झेल रहा है, उसका तेल नहीं कोई खरीद सकता उसका। तो उन लोगों ने अपने आप जीना सीख लिया, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप में जीना सीख लिया, उन्होंने अपनी अपनी मिसाइलें बना ली हैं। आज की डेट में यूक्रेन में सबके, टर्की छोड़ के बाकी रशिया तक के जो ड्रोन्स थे वो फेल हो गए। तो रशिया में जो आजकल ड्रोन चल रहे हैं वो तो ईरान मेड हैं जी। ईरान से ही ले जाके उन्होंने ड्रोन वहाँ मारे, फिर उन ड्रोनों को एडवांस करके उन्होंने मतलब अपने वहाँ पे काम करना। तो ईरान की जो टेक्नोलॉजी है आज वो काफ़ी आगे के लेवल तक बढ़ चुकी है, और वो यूरेनियम भी एनरिच इस लेवल तक कर सकता था कि वो शायद
48 घंटे या एक हफ्ता दूर थे एक न्यूक्लियर बम का वो करने के लिए। तो इराक की जो मोसाद है उसके पास बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने अमेरिका को बड़ा क्लियर कहा कि अब हम इसे अलाउ नहीं करेंगे, तुमको आना है तो आओ, नहीं आना मत आओ, हम तो कर देंगे जी। तो उन्होंने वो माहौल बना के वहां पे हमला कर दिया। अब लेकिन एक बात आप ये समझिए कि जो जितना परमाणु बम के बारे में मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इजराइल ने आज की डेट में, जैसे हिंदुस्तान ने कहते हैं कि कैराना हिल्स पे हमला करके या मतलब दूसरे जो एयरपोर्ट्स थे पाकिस्तान के उनको हमला करके पाकिस्तान के जो न्यूज़ थे वहीं दबा दिए और वहीं ख़त्म कर दिए, तो सेम परिस्थिति जो है वो इजराइल ने भी करी। इजराइल ने भी उनके जो न्यूक्लियर बम जहाँ पे तैयार हो रहे थे, जहाँ उनका मतलब यूरेनियम एनरिच हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने हमला करके उसको दबा दिया। लेकिन बात यह है कि आज भी वो यूरेनियम वहाँ पे है। जब तक वो यूरेनियम आप वहाँ से निकालोगे नहीं और सेफ जगह नहीं रखोगे तो वो चलता फिरता अपने आप में एटम बम है। जी। 1 ग्राम न्यूक्लियर मटेरियल भी बहुत बड़ा हैवॉक ला सकता है। 1 ग्राम न्यूक्लियर मटेरियल, जैसे 1 ग्राम यूरेनियम होगा तो बहुत बड़ा हैवॉक ला। तो किलो में होगा? किलो में तो नहीं होगा, फिर भी मतलब जितना होगा वो होगा। लेकिन जिस हिसाब से वो चाह रहे थे उस हिसाब से अभी वो सबसे पहले इसीलिए रशिया ऑफर उनको ये कर रहा है कि सर आपका जो यूरेनियम है ये हम ले जाएंगे और हम अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, आप लड़ाई मत करो। वो एक बेटर तरीका है। लेकिन आज अगर आप ये देखेंगे कि जैसे इजराइल ने पूरी तरह से उनका एयर स्पेस अपने कब्जे में ले लिया और लड़ाई चल रही है, जिस हिसाब से भी चल रही है। लेकिन अब बात ये आती है कि इजराइल ईरान को कितना ही मार ले, ईरान को खत्म नहीं कर सकता वो। ईरानी तो फिर भी रहेंगे। लेकिन आज जैसे ईरान की तरफ से इजराइल के पास मिसाइल्स जाती हैं और वो ईरान में हमला करती हैं, इजराइल में हमला करती हैं ईरानी मिसाइल, तो क्या है इजराइल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम, मतलब ज़्यादा है। उनके छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इजराइल एक छोटा सा देश है, जैसे थाने का एक छोर से दूसरा छोर, यहाँ से पाल घर इजराइल खत्म। 20 मिनट में हवाई जहाज उड़ता है तो इजराइल की सीमा पार कर जाता है। इतना बड़ा इजराइल है और उसमें होंगे 30 लाख यहूदी बसे पड़े हैं। तो वो जो लोग हैं, अब जब कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग हैं, हाँ कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए उनके पास कोई ज्योग्राफिकल डेप्थ नहीं है जैसे ईरान के पास है या इसके पास है, हमारे पास है। पाकिस्तान हमारे ऊपर अगर 100 मिसाइल फेंक दे तो 100 जगह अगर वो गिर भी गई तब भी हम खड़े हैं। अभी हमने अगर 100 मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर फेंक दी तो पाकिस्तान कहाँ है वो पता नहीं चलेगा। वो ऐसा ही हाल ईरान और इजराइल के बीच में, एक तो 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जब ईरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे वहाँ पे फेंकता है, मान लो उसने 100 फेंक दी, तो ईरान जो इजराइल है उसका जो आयरन डोम है वो जितनी भी मतलब गिरा सकता है गिरा दी। लेकिन फिर भी अगर वो एक आदमी गिर गई और उस पॉइंट पे गिरी जहां उन्होंने मारी है तो डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। अब क्या है, इजराइल के पास भी लड़ने की एक कैपेबिलिटी है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे, क्योंकि अभी तो हमास से लड़ रहा था, फिलिस्तीन में लड़ रहा था, फिर यहूदियों से लड़ने के लिए गया, अब वो इनसे लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है। तो अब उसके पास कितना असला बम बारूद है। अब कल को जब ईरान की तरफ से मिसाइलें आके वहां लगने लगेंगी तब इजराइल क्या करेगा वो देखने वाली बात है। तो इजराइल है साथ, अमेरिका है नहीं है अभी तो पता नहीं, लेकिन आना अमेरिका को पड़ेगा, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बम ना बनाए। क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर बम बनाएगा तो ईरान का दबदबा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो फिर किसी के दबाव में नहीं। आज जैसे नॉर्थ कोरिया है उसके ऊपर अब अमेरिका जो है हमला करने की नहीं सोच सकता, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है, उसके पास मिसाइल भी है और न्यूक्लियर बम के डिलीवरी सिस्टम्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, नॉर्थ कोरिया के साथ में साउथ कोरिया जो अमेरिका का एलाई है, अगर यहाँ कुछ होता है तो वहाँ की पॉपुलेशन भी डैमेज होगी। तो ये चीज़ है। अब आप इसमें सबसे बड़ी बात ये देखें, आपने थोड़ी देर पहले जब ये वीडियो चालू किया था तब सर आपने बताया कि भाई सारे मुस्लिम देश साथ आ जाएंगे। अभी सर मुस्लिम देश जो ये पाकिस्तान का है ना क्राइटेरिया जी, 80 भी मुसलमान तो 80 भी मुसलमान, हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। जो उनका जो आसिफ मुनीर है वो तो अमेरिका ही गया, गोद में बैठा है, वहां से डॉलर भर के लेके आएगा। अब ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया तो उसके आजू बाजू के जितने भी देश हैं कौन आ रहा है वहां? तो मतलब ये एक शगुफा है जो ये कहते हैं कि सारे मुस्लिम देश और मुस्लिम ब्रदरहुड साथ में आ जाएगा। हर मुस्लिम देश की अपनी अलग पॉलिटिक्स है, हर मुस्लिम देश की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। तो ईरान की लड़ाई ईरान की है, पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान की है,
यहूदियों की लड़ाई यहूदियों के, सबकी लड़ाई अपनी अपनी है, इसमें कोई दोस्ती दुश्मनी वाली कोई चीज नहीं है। हम कौन सा हम रशिया की सपोर्ट करने चले गए यूक्रेन की लड़ाई में? कोई गया क्या? नहीं गया जी। अब नॉर्थ कोरिया गया, उसकी अपने कारण थे। क्या देख रहे हैं सर आगे का एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों देशों के लिए, खासकर इजराइल और ईरान के लिए? नहीं, उनके लिए तो जो होगा वो होगा सर। वो तो देखो दोनों पार्टियां सर पे कफन बांधे बैठी हैं, मरे तो मरे कोई बात नहीं, चले। लेकिन अभी जो चल रहा है वहां पे ईरान में रिजीम चेंज का चल रहा है कि भाई या तो जो ये है अपना आयतुल्ला खुमैनी साहब जो हैं इनको मार के ख़त्म करो या रिजीम चेंज करो। तो दोनों में कोई भी चीज़ अगर होती है, मतलब उनको मार के ख़त्म करना, तो भाई ईरान में एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन अगर वो किसी और रिजीम को ले आते हैं, ईरान में कोई और नया मतलब गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर एक बातचीत का माहौल बनता है और वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए वो ये करने में फेल हो जाते हैं तो ईरान क्या करेगा? जो खतरा मैं देख रहा हूँ एक गल्फ ऑफ होर्मुज़ है, अगर उसमें ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया तो आप ये समझिएगा ये साइड के जितने भी लोग हैं उनके पास कुछ भी साजो सामान पहुंचने वाला नहीं है। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जितने भी लोग हैं सब जगह सामान जो है बहुत महंगा हो जाएगा। इसका असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। अरे इस लड़ाई का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जहाँ तक मैं देखता हूँ ये न्यूक्लियर तक तो कोई जाने वाला है नहीं, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तो किसी का आया नहीं, क्योंकि आप देख लो इजराइल के पास भी हैं और ईरान के पास भी हैं जी। ईरान के पास यूरेनियम तो है, अगर वो यूरेनियम का एक छोटा सा हिस्सा मिसाइल में रख के आगे फेंक दे तो अगर वो गिर भी गया इजराइल के ऊपर तो कितना डैमेज करेगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मतलब कोई भी देश इतना पागल होगा कि दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम से हमला करेगा। लेकिन अब दूसरी एक समस्या ये है कि जो ईरान जहाँ पे न्यूक्लियर बम बना रहा था, बनाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे जो यूरेनियम है जब उसके ऊपर इतने बड़े बड़े बम गिरे, जब आपने उसे नेस्तो नाबूद कर दिया तो उस रेडिएशन का क्या? वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका क्या? अभी जो हाल जापान का था या जो हाल अमेरिका ने वियतनाम में किया था, वही हाल आज आपको ईरान में देखने को मिलेगा। वहाँ के जो बच्चे हैं वो शत विकसित पैदा होंगे, वहाँ की पॉपुलेशन को कुछ होगा, क्योंकि रेडिएशन तो रेडिएशन है, वो क्या गुल खिलाएगी आपको क्या पता है। तो अभी देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, खतरा तो है, अगर लड़ाई हो गई तो बहुत बड़ी बात है। इसमें पाकिस्तान क्या रोल दिखाता है और अमेरिका क्या करता है ये देखने वाली बात है। इस लड़ाई से हिंदुस्तान को ये सबक लेना चाहिए कि भाई जिस हिसाब से अमेरिका है वो रिलायबल कंट्री नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर भी किसी तरह का रिलायंस हम कर नहीं सकते, तो हमें अपना अलायंस किसी ढंग के व्यक्ति के साथ करना चाहिए, किसी ढंग की कंट्री के साथ करना चाहिए। अमेरिका को तो मैं सबसे बड़ा आतंकवादी देश मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने इराक में आतंकवाद फैलाया, अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाया, इन्होंने वियतनाम में आतंकवाद फैलाया, कोरिया में जो कुछ भी हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। तो ये जो कंट्री है अमेरिका, ये सबसे वाहियात कंट्री है। इसके साथ किसी भी तरह की ट्रेड डील वगैरह जो है वो होनी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है सर। धन्यवाद विवेक जी। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था आखिर में कि जो इस तरह से सिचुएशन बन रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, इजराइल और ईरान की लड़ाई, आखिर में इसमें अमेरिका क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है और ईरान क्या चाहता है, ये सब हमारा चर्चा का विषय था। तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन है इस समय, जो माहौल खड़ा हुआ है पूरी दुनिया के लिए, क्या ये वर्ल्ड वार 3 के लिए जा रहा है? क्योंकि भविष्यवाणियाँ काफ़ी सोशल मीडिया पर भी आ चुकी हैं, लोगों के बीच में भी घूम रही है कि वर्ल्ड वार जो है बहुत करीब है और दुनिया बहुत तहस नहस हो जाएगी। हालांकि युद्ध जो है किसी भी देश का कोई निर्णायक स्थिति नहीं बन सकती। युद्ध जो है किसी चीज़ का ये फायदा तो नहीं हो सकता है, नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी तैयार होती है कि विश्व युद्ध जैसे चीज़ें जो है हमारे दुनिया में हो चुकी हैं। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, अब वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया जो है जिस तरह से विकसित हो रही है, हमारा देश विकसित हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सब जो है चीज़ें जो है इस देश के लिए लगाम लगाने वाली जैसी स्थिति पैदा कर रही है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। प्लीज चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।